प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के। पाषाण काल, स्टोन एज। पाषाण काल को 3 कैटेगराइज़ किया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल पैलेलिथिक एज में इसमें क्या था कि मानव पूरी तरह से शिकारी और खाद्य संग्राहक था, हंटर था और फूड गैदरर था। इस काल के अंत में आग का आविष्कार किया गया। इस समय जो मुख्य स्थल थे भीमबेटका, मध्य प्रदेश, जहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्र केव पेंटिंग प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज, मानव ने यहाँ पर पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत किया। पशुपालन का जो पहला साक्ष्य जो है आपका वो मिलता है आदमगढ़ एमपी और बागोर राजस्थान से। इस काल के जो हथियार होते थे काफी छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। फिर नवपाषाण काल आता है, न्यूलिथिक एज। यहाँ पर कृषि की शुरुआत की गई और मानव ने अस्थायी बस्तियां सेटल लाइफ बनाना शुरू किया। पहिए का आविष्कार किया गया इसी काल में। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में, यहाँ से सबसे पहले कृषि यानी गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए। बुर्ज होम जो कश्मीर में है, यहाँ के लोग गड्ढों के घर या गर्ता आवास पिट ट्वेलिंग में रहते थे और शव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका जो काल है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। इसकी जो प्रकृति है बेसिकली है कांस्य युगीन ब्रोंज एज और नगरीय सभ्यता थी। ग्रिड पद्धति पर आधारित नगर नियोजन और उन्नत जल निकासी प्रणाली इसकी मुख्य विशेषता थी। हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया और पहला स्थल है और ये रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जिसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था और ये सिंधु नदी के तट पर है और यहाँ से विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ, अन्न भंडार और कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। लोथल जो गुजरात में है, ये भोगवा नदी पर स्थित है। यह सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह था, डॉकयार्ड, और यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। कालीबंगा जो राजस्थान में, यहाँ से जुते हुए खेत और अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए। धौलावीरा धौलावीरा से जो गुजरात में है, यहाँ पर जो नगर है 3 भागों में विभाजित था और यहाँ उन्नत जल प्रबंधन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रणाली थी। लिपि जो उस समय थी भाव चित्रात्मक लिपि थी, जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी और अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। वैदिक काल, वैदिक काल का जो पीरियड है, वैदिक पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक काल के 1500 से 1000। इस समय जो समाज था कबीलाई था और पितृ समाज सतत पैट्रियार्कल था और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यहाँ पे पशुपालन यानी गाय का पालन था। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त शामिल है। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र यानी सावित्री को समर्पित है। 10वां जो मंडल है पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया। पवित्र नदी सरस्वती थी, जबकि सिंधु का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल, यहाँ पर लोहे की खोज की गई। जो खोज हुआ था अंतरंजी खेड़ा यूपी से। कृषि और युद्ध तकनीक को बदल दिया और जो अर्थव्यवस्था थी इस समय की पशुपालन से शिफ्ट होकर के कृषि पर आ गई थी, स्थानांतरित हो गई थी। 3 अन्य वेद कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद की रचना इसी समय में हुई। सामवेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों में लिखित यज्ञ की विधियां शामिल है। अथर्ववेद में जादू, टोना, मंत्र तंत्र और औषधि से संबंधित है। मुंडक उपनिषद यहाँ से जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते लिया गया है। वर्ण व्यवस्था यहाँ पर जन्म के आधार के बदले के आधार पर बेहद कठिन और जटिल। फिर आते हैं हम लोग महाजनपद काल।
महाजनपद काल बेसिकली है ये यहाँ पे और मगध का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी में हुआ था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी दी गई है। बज्जी और मल्ल जो है गणतांत्रिक राज्य थे, जबकि शेष जो राज्य थे राजतांत्रिक राज्य थे। मगध साम्राज्य के प्रमुख राजवंश कौन-कौन से थे? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। वैवाहिक नीति इसने अपनाई। उसके पुत्र अजातशत्रु ने अपने ही पिता की हत्या कर दिया था। अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र के नगर का स्थापना की और उसको अपना राजधानी बनाया। फिर आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का स्थापना शिशुनाग के द्वारा किया गया। इसके शासक काला अशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। फिर नंद वंश आता है। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद था। इसने उपाधि उग्रसेन और एकराट की उपाधि धारण किया था। अंतिम शासक था घनानंद जो सिकंदर का समकालीन था। नेक्स्ट धार्मिक आंदोलन बौद्ध और जैन धर्म है यहाँ पे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे जिनको सिद्धार्थ कहा जाता था। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। घटनाएं और प्रतीक इनसे गृह त्याग की जो घटना है उसको कहा जाता है महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इसका प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति की घटना को निर्वाण कहा जाता है और इसका जो प्रतीक है बोधि वृक्ष है। प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं और सारनाथ में हुआ था। मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है और ये कुशीनगर में हुआ था। ये बौद्ध संगीतियाँ हुई थी 483 में राजगिरी में हुआ था। उस समय अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक थे अजातशत्रु। फिर 383 में वैशाली में दूसरा हुआ और इसके बेसिकली अध्यक्ष थे सबाकामी और आपका शासक था कालाशोक। फिर तीसरी हुई आपकी पाटलिपुत्र में अध्यक्ष थे मोगली और शासक था अशोक। और चौथी हुई आपके कुंडलवन कश्मीर में अध्यक्ष थे वसुमित्र अशोघोष और शासक कनिष्क था। यहाँ बौद्ध धर्म हीन और महायान में विभाजित हुआ। फिर आता है जैन धर्म। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव जो इसके संस्थापक थे। 23वें थे आपके पार्श्वनाथ जिन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जिनका वास्तविक नाम था और इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में। इन्होंने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को इसमें जोड़ा था। इसके सिद्धांत थे त्रिरत्न जैसे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ठीक है, सद्वाद और अन्नकांतवाद। जैन जो संगीतियां हैं, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था स्थूलभद्र की अवस्था में। जैन धर्म यहाँ पर श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र और दिगंबर रहने वालों में बट गया था। जो द्वितीय समिति हुई थी बल्लभी गुजरात में। यहाँ पर देवाधिश्वर समाश्रवण की अवस्था में धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया था। फिर मौर्य साम्राज्य के आते हैं यहाँ पे। सो मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किया था। चाणक्य उनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है की सहायता से घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। उसने सेल्यूकस निकेटर को भी हराया और जो सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था मेगास्थनीज इसके समय में भारत आया था। इसने पुस्तक लिखा इंडिका। चंद्रगुप्त ने अंत में जैन धर्म अपनाकर श्रवण बेलगोला कर्नाटक में संलेखना पद्धति से अपना प्राण त्याग कर दिया था। फिर बिंदुसार की बात है तो इसको अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाशक कहा जाता था। इसके दरबार में सीरिया का जो राजदूत था डायमेकस आया था। अशोक महान के बारे में देखें तो कलिंग का युद्ध किस समय हुआ था। अशोक के 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया। भारी नरसंहार देख करके अशोक ने जो भेरी घोष है युद्ध की जगह पे धम्म घोष यानी शांति की नीति अपनाई और उपगुप्त से जो उस समय बौद्ध धर्म के थे गुरु उपगुप्त से बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था। अशोक भारत का पहला शासक था जिसने शिलालेख के माध्यम से जनता को संबोधित किया। इस शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामी लिपियों का प्रयोग हुआ। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पहली बार अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। प्रशासन और अर्थव्यवस्था कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है राजनीति पर आधारित पुस्तक इसका मुख्य स्रोत है और मौर्य साम्राज्य का अंतिम जो शासक था बृहद्रथ था जिसकी हत्या उसके जो सेनापति थे द्वारा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी।
मौर्योत्तर काल पोस्ट मौर्यन पीरियड, इसमें देसी राजवंश थे जो शुंग वंश, पुशुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र त्रिशुंग ने किया था। पतंजलि इसके पुरोहित थे जिसने ने महाभाष्य लिखा और भरहुत स्तूप का पुनरुद्धार इसके समय में कराया गया था। सातवाहन वंश इसका जो शासक संस्थापक था सिमु था। इसने राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में बनाया। इसने ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा शुरू की और शीशे के सिक्के चलाए। प्रमुख राजा गौतमी सातकर्णी इसके समय में हुए। विदेशी राजवंश जैसे कुषाण वंश, इसका वास्तविक प्रतापी राजा कनिष्क था और 18वीं शताब्दी में शक संवत शुरू किया, जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। कनिष्क के समय गांधार और मथुरा कला शैली का विकास हुआ। कनिष्क के दरबार में चरक जो राजवैद्य था और चरक संहिता लिखा था, और नागार्जुन जो थे भारत का आइंस्टीन कहा जाता, और अशोक घोष रहते थे। फिर आता है गुप्त साम्राज्य, इसका 319 से लेकर 540 ईसा पूर्व। ईस्वी तक इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गोल्डन एज कहा जाता है। इसमें कला, साहित्य और विज्ञान का अत्यधिक विकास हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का ये वास्तविक संस्थापक था। इसे राजा धीराज को उपाधि धारण किया था और गुप्त संवत चलाया था। फिर आते हैं हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में। विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। इसके दरबारी में कवि थे हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की अभिलेख की रचना किया था और सिक्कों पर इसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनके दरबार में 9 विद्वानों की मंडली नवरत्न रहती थी, जिसमें थे कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह और बराहमिहिर इसमें शामिल थे। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान इसी के शासनकाल में आया था और महरौली का लौह स्तंभ इसी से संबंधित है। फिर कुमारगुप्त के बारे में, इसने बिहार में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। स्कंदगुप्त, इसने भारत पर होने वाले हुणों के आक्रमण को पूरी तरह विफल किया और जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इसने सुदर्शन झील का पुनर्उद्धार कराया था। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, हर्षवर्धन के बारे में, तो इसने अपना जो राजधानी था थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित किया था और हर्ष को उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट माना जाता है। चीनी यात्री हुएनसांग इसके शासनकाल में आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने पुस्तक लिखा था सी यू की रचना किया था। हर्षवर्धन के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा तट पर पराजित किया था। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था और इसका उल्लेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है। दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना किया था। स्वयं हर्ष ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 नाटक लिखे थे। तीनों के तीनों नाटक लिखे थे। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे पल्लव वंश, देखते हैं यहाँ पे। उसके संस्थापक सिंह विष्णु थे। राजधानी उन्होंने कांचीपुरम बनाया। नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों सप्त पैगोडा का निर्माण कराया था। चालुक्य वंश वातापी, इसके संस्थापक जयसिंह थे और सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने हर्षवर्धन को हराया था। चोल वंश का वास्तविक संस्थापक विजयालय था, जिसने राजधानी तंजावुर में बनाई। राजा राज प्रथम, इसने तंजौर में प्रथम बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर को बनवाया था। राजेंद्र प्रथम सेना में बंगाल के पाल शासक को हराया था और गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया था। इसकी विशेषता थी कि चोल अपने नौसैनिक बल, नेवी और उन्नत स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए काफी फेमस थे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो देखेंगे यहाँ पे। पूर्व मध्यकाल और विदेशी आक्रमण, त्रिपक्षीय संघर्ष जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए 3 बड़ी शक्तियों ने आपस में लड़ाई किया। पाल बंगाल, प्रतिहार मालवा और राष्ट्रकूट दक्कन क्षेत्र से के बीच में 2 वर्षों तक युद्ध चला। अंततः युद्ध प्रतिहारों की हुई। प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था और वहां के जो राजा थे दाहिर को हराया था। भारत में सबसे पहले जजिया कर इसी ने लगाया था। महमूद गजनवी, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया गया था। इसके साथ ही प्रसिद्ध विद्वान अलबर्नी आया, जिसने पुस्तक लिखा किताबुल हिंद। साथ में फिरदौसी भी आया था, उसने लिखा था शाहनामा, और बुद्ध भी आया था। मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन का दूसरा युद्ध जो आपका 1192 में हुआ, इसमें गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और इसी के साथ ही मुस्लिम सत्ता का मार्ग प्रशस्त किया। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ, जिसमें गौरी ने जयचंद जो कन्नौज का शासक था उसको हराया। दिल्ली सल्तनत काल देखें यहाँ पे 1206 से लेकर के 1526। यहाँ पर 5 राजवंशों ने शासन किया। क्रम में देखें, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश। गुलाम वंश, इसको मामलुक या स्लैब डायनेस्टी भी कहा जाता है, 1206 से 1290 के बीच में। कुतुबुद्दीन ऐबक एक मोहम्मद गौरी का दास था और इसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। दिल्ली में इसने कुतुब मीनार और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया और अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। लाहौर में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर आता है यहाँ पे इल्तुतमिश। इसका कार्यकाल 1211 से लेकर के 1236 था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है। इसने जो राजधानी था उसको लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इसने इकता प्रणाली चलाया था और 40 तुर्क सरदारों का एक दल बनाया, तुर्काने चहलगानी करके। इसने जो सिक्के चलाए थे, चांदी का टंका और तांबा का जीतल सिक्के चलाए। फिर आती है रजिया सुल्तान। इसका कार्यकाल 1236 से लेकर के 1240। ये भारत के प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बनी थी। गयासुद्दीन बलवन, इसने 40 दलों का जो यहाँ पे तुर्काने चहलगानी था उसको समाप्त किया था। राजत्व का दैवीय सिद्धांत दिया और दरबार में सिजदा और पैबोस घुटने पर बैठकर सिर झुकाना और सुल्तान के पैर को चूमना प्रथा को चालू किया और फारसी जो त्योहार है नौरोज की शुरुआत किया। उसने विद्रोहियों के खिलाफ लौह और रक्त ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई थी। खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 तक, जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, इसे सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था। सैन्य सुधार, इसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया, घोड़े को दागने की प्रथा शुरू की और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रणाली भी शुरुआत की गई है। बाजार नियंत्रण, मार्केट कंट्रोल, मूल्य नियंत्रण करने के लिए इसने दीवान ए रियासत और सहना ए मंडी यानी बाजार अधीक्षक की नियुक्ति किया। इसके समय में स्थापित दिल्ली में अलाई दरवाजा, सिरी का किला और 1000 खंभों वाला महल बनवाया। इसका सेनापति था मलिक काफूर, ने दक्षिण भारत के अभियानों को का सफल नेतृत्व किया था। फिर आता है तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414। गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक थे। इसने सिंचाई के लिए नहरें बनवाई और नहर बनवाने वाले पहला सुल्तान। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1391। इसने अपनी असफल योजनाओं के कारण इसको मूर्ख, विद्वान या विरोधाभासियों का मिश्रण कहा जाता है। इसकी असफल जो योजनाएं थी कौन कौन सी थी? दिल्ली को इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद लेकर के गया, देवगिरी। फिर इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया था, टोकन करेंसी, और दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि किया था। कृषि के विकास के लिए इसने दीवान ए कोही कृषि विभाग स्थापित किया था और इसी के समय में मोरक्को का जो यात्री था इब्न बतूता, जिसने पुस्तक लिखा रहला भारत आया था। फिर नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक। इसने सर्वाधिक नहरों और नए नगरों जैसे जौनपुर, फिरोजाबाद और हिसार का निर्माण कराया था। दासों के लिए इसने दीवाने बंदगान और गरीबों की मदद के लिए दीवाने खैरात विभाग स्थापित कराया था। इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया और जगन्नाथ मंदिर जो पुरी को नष्ट कराया था। फिर सैयद वंश और लोधी वंश, इसका कार्यकाल 1414 से 1526। सैयद वंश का संस्थापक खिलजी खां था। लोधी वंश भारत का प्रथम अफगान राजवंश था जिसका संस्थापक बहलोल लोधी था।
सिकंदर लोदी इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और इसे अपना राजधानी बनाया। इसे भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी पैमाना चलाया। गुलरुखी ना उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था। उसके बाद इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था लोधी वंश का। पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 में बाबर ने इसे पराजित किया था, मार डाला था और इसी के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। जो प्रांतीय राजवंश थे, तो प्रांतीय जो राजवंश थे यहाँ पर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। सो विजयनगर साम्राज्य 1336, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे और यह स्थापना तुंगभद्रा नदी के तट पर की गई थी और इसकी राजधानी कर्नाटक में हम्पी में बना था। चार वंशों ने शासक किया यहाँ पर संगम, सुलू, तुलु और अराविडु। कृष्णदेवराय जो तुलु वंश के थे, इस साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा थे। इनके दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवियों की मंडली रहती थी, जिनको अष्टदिग्गज कहलाते थे। इनमें तेनालीराम भी शामिल था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में बाबर की जो आत्मकथा थी उसमें इन्होंने इसको भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया। फिर तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। यह युद्ध राक्षसी तंगड़ी का युद्ध में कहा जाता है। इसमें बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर के महासंघ ने विजयनगर को पराजित कर नष्ट कर दिया। फिर बहमनी साम्राज्य 1347 की स्थापना हसन गंगू यानी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। इसकी राजधानी इसने गुलबर्गा बनाई थी। बाद में 5 राज्यों बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार, बिदर में बट गए थे। मुगल साम्राज्य की बात करें यहाँ पे तो 1526 से लेकर 1707 का यह मुख्य काल था इनका। बाबर 1526 से 1530 ये मुगल वंश का संस्थापक था। इसने भारत में पहली बार तोपखाना और तुगलमा युद्ध पद्धति लेकर गया था, शुरुआत किया था। प्रमुख युद्ध इसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया। फिर खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा को हराया और गाजी की उपाधि धारण की। फिर चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध 1529 में इसने अफगानों को हराया और इसकी आत्मकथा थी तुजुक बावरी जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। फिर हुमायूं का कार्यकाल 1530 से 1556, इसने चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज विलीग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी को इसमें से हार गया था ये। ठीक है, इसे 15 वर्षों के लिए निर्वासित कर दिया गया था और 1555 में सरहिंद के युद्ध को जीत करके उसने पुनः सत्ता प्राप्त किया था। इसकी मृत्यु दिल्ली में दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर कर के हुआ था। इसकी जीवनी हुमायूं नामा में लिखा है, जिसके लेखक इसकी बहन गुलबदन बेगम थी। फिर शेरशाह सूरी जो सूरवंश का था 1540 से 1545। इसका जो बचपन का नाम था फरीद खां था। इसने बंगाल से पेशावर तक ग्रैंड ट्रक रोड जो है जीटी रोड का निर्माण कराया था और इसका पुनरुद्धार कराया था और साथ में इसने चांदी का सिक्का यानी रुपया चलाया था। इसका मकबरा बिहार के सासाराम के झील में स्थित है। अकबर, इसका कार्यकाल 1556 से 1605 था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर के जो सेनापति था बैरम खान ने हेमू को पराजित किया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह ने महाराणा प्रताप को पराजित किया। सुधार किया गया था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया। 1582 में नए धर्म दीन इलाही की शुरुआत की। इसे अपनाने वाला एकमात्र हिंदू था बीरबल और प्रशासन में इसने मनसबदारी प्रणाली लागू की। फिर नवरत्न में थे इसके बीरबल, तानसेन जो संगीतकार, अबुल फजल ने पुस्तक लिखा था अकबरनामा और टोडरमल जिसने भू राजस्व दहसाला व्यवस्था को लेकर आया था। फिर आता है जहांगीर। जहांगीर का कार्यकाल 1605 से लेकर 1627 था। इसे चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके न्याय की प्रसिद्ध जंजीर सोने की घंटी लगवाई थी। इसी के समय में जो ब्रिटिश राजदूत था कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो भारत आए थे। इसने सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था।
शाहजहां 1627 से 1658 इसके काल जो था उसका स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसने प्रमुख निर्माण में जैसे आगरा में ताजमहल का, दिल्ली में लाल किला, दिल्ली में जामा मस्जिद और मेयर सिंहासन तख्त ताउस किया। औरंगजेब 1658 से 1707 इसे जिंदा पीर कहा जाता है। इसने 1679 में जजिया कर पुनः लगा दिया था और सिख के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दिया था। इसके काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे और इसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। फिर धार्मिक आंदोलन देखते हैं, भक्ति और सूफी जो आंदोलन से यहाँ पे भक्ति आंदोलन में इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में अलवार जो विष्णु भक्त थे और नैनार जो शिव भक्त संतों द्वारा की गई थी। इसे उत्तर भारत लाने का जो श्रेय जाता है रामानंद को जाता है। कबीरदास जो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, इनके उपदेशों का जो संग्रह है उसको विजय कहलाता है। गुरु नानक देव ये सिख धर्म के संस्थापक थे, बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। मीराबाई कृष्ण के अनन्य भक्त थे और सगुण धारा के संत थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, रामचरितमानस की इन्होंने रचना किया था। फिर सूफी आंदोलन, इस्लाम के भीतर एक रहस्यवादी आंदोलन, भारत में सबसे प्रसिद्ध चिश्ती संप्रदाय था, जिसका स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था, जिनकी दरगाह अजमेर में है। निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो, जिनको अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या भारत का तोता इसी सिलसिले से संबंधित है। फिर आता है मराठा साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी महाराज, कार्यकाल 1627 से 1680। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इन्होंने गुरिल्ला युद्ध यानी छापामार युद्ध पद्धति का कुशलता से प्रयोग किया। फिर पुरंदर की संधि 1665 में, इसमें शिवाजी और औरंगजेब के सेनापति जो मिर्जा राजा सिंह के बीच हुई थी। प्रशासन, शिवाजी के सलाहकार बोर्ड को अष्टप्रधान कहा जाता था, जो 8 मंत्रियों का समूह था। इसमें पेशवा जो प्रधानमंत्री का सर्वोच्च पद होता था। कर व्यवस्था, मराठा साम्राज्य के बाहर राज्यों की सुरक्षा के लिए बदले चौथ यानी आय का चौथा भाग 1/4 और सरदेशमुख की आय का 10वां भाग नामक कर वसूला जाता था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था 1761, इसमें मराठों की तरफ से सदाशिवराव भाऊ और अफगान आक्रमणकारी अब्दाली के बीच जिसमें हुआ था, जिसमें मराठों की करारी हार हुई थी। आधुनिक भारतीय इतिहास में देखते हैं यहाँ पर तो ब्रिटिश नीतियों और गवर्नर जनरल जो इम्पोर्टेंट है। द्वैत शासन डायरकिन बंगाल ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया 1765 में और वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा हटाया गया 1772 में। फिर सहायक संधि जो सब्सिडी अलायंस है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया गया। इसको स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य था हैदराबाद था 1798 में। व्यापक गत का सिद्धांत या हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। इसके तहत गोद लेने की प्रथा को अवैध घोषित कर राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। सबसे पहले इसका बना था 1848 में, बाद में झांसी नागपुर को हड़प लिया गया। अवध पर अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगा करके 1856 में इसको हड़प लिया गया था, मिला लिया गया था। फिर सती प्रथा का अंत 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के साथ मिल करके एक कानून बनाया और इस पर रोक लगाया। जो बेंटिंक था भारत का पहला गवर्नर जनरल था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में स्थापना किया गया और इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम और प्रथम अध्यक्ष इसके बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसी समय भारत का जो वायसराय था और लॉर्ड डफरिन था। उत्तरवादी चरण 1885 से 1905 के बीच में रहा। इसके नेता थे दादा भाई नौरोजी, भारत के वयोवृद्ध पुरुष थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्हें धन निष्कासन के सिद्धांत दिया था इन्होंने। और फिर गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। फिर उग्रवादी जो चरण था 1905 से लेकर 1919 के, इसके मुख्य नेता थे लाल बालपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। तिलक ने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। फिर आता है गांधीवादी युग आपका 1919 से लेकर के 1947 में। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। शुरुआती जो सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में हुआ था और यहाँ पर 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ
गांधी जी ने भारत का पहला सफल सत्याग्रह किया था। इसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। रॉलेट एक्ट को 1919 में जो है, इसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का काला कानून कहा जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसमें बेसिकली रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में एकत्रित भीड़ पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलवाई थी, जिसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि यहाँ पे त्याग दिया था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर में भीड़ द्वारा पुलिस थाने को आग लगा दिया गया, जिसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने का घोषणा किया था। फिर स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ। असहयोग आंदोलन के बंद होने के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना किया था। साइमन कमीशन 1928 में आया। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका व्यापक विरोध किया गया। साइमन गो बैक का नारा लगा। अब विरोध के दौरान लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है आपका, और दांडी मार्च 1930 में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया था। ठीक है, दांडी मार्च शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बना करके कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। फिर गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 में, 31 में और 32 में। कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी शामिल हुए थे 1931 में। भीमराव अंबेडकर ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। फिर पूना पैक्ट आता है 1932 में। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में यहाँ पे एरबदा जो जेल है वहाँ पे समझौता हुआ था। दलितों के निर्वाचन स्थानों को लेकर के समझौता हुआ। फिर आता है आपका स्वतंत्रता की तरफ कदम के लिए 1940 से 47 का अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए वायसराय लिथुओ द्वारा लाया गया था। फिर क्रिप्स मिशन 1942 में आया। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आए थे। इसमें गांधी जी ने इसे उत्तर तिथीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन फिर 8 अगस्त 1945 को शुरू हुआ। बम्बई के ग्वालियर टैंक से मैदान से शुरू किया गया। गांधी जी ने यहाँ पर करो और मरो, डू और डाई का नारा दिया। ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सभी बड़ी नेताओं को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया था। फिर आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो कैप्टन मोहन सिंह द्वारा विचार दिया गया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में इसे पुनर्गठित किया गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो का नारा दिया। फिर कैबिनेट मिशन 1946 में पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर भारत आए। इसी के समय इनकी सिफारिश से भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। फिर माउंटबेटन योजना आता है 3 जून 1947 को, भारत और पाकिस्तान के विभाजन का आधार बना। फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इसके अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बन गया। भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं यहाँ पे देखते हैं। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। भारतीय संविधान की नींव ब्रिटिश काल के विभिन्न अधिनियमों द्वारा रखी गई है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ब्रिटिश शासन का पहला लिखित दस्तावेज हुआ। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और ये प्रथम गवर्नर जनरल बने था वॉरेन हेस्टिंग्स। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कोलकाता में 1774। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया और जो गवर्नर जनरल का पद था उसको बदल करके वायसराय कर दिया गया और प्रथम वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। 1909 का मॉर्लम इंटरव्यू सुधार, इसके द्वारा पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत किया गया और सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप दिया गया। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई और केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाई गई। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, हमारा वर्तमान संविधान रूप इसी से पर आधारित है। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर उन्हें स्वायत्तता दी गई और केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया।
एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट और अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान भी किया गया। संविधान सभा का निर्माण, जो गठन है कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया था कि सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। प्रथम बैठक इसका 9 दिसंबर 1946 को किया गया और यहाँ पर 2 अध्यक्ष बने थे। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष थे 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव, जो आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। बाद में संविधान की प्रस्तावना बनाई गई। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। इसमें कुल 7 सदस्य शामिल थे। समय और अंगीकरण, संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का वक्त लगा। इसे 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट यानी अंगीकृत किया गया, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। पूर्ण लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य यहाँ पे देखें तो प्रस्तावना, जो प्रियम्बल, इसे संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। मौलिक अधिकार क्या-क्या हैं? तो मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया, जिसका अनुच्छेद है 12 से लेकर के 35 तक। ये अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से संविधान से लिया गया। न्यायालय द्वारा ये प्रवर्तनीय, इन्फोर्सेबल है। मूल रूप से ये 7 थे, वर्तमान में ये 6 हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 300 ए में। समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18। कानून के समक्ष समानता, अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में और उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में किया गया। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में दिया गया है और 21 ए में आपका शिक्षा का अधिकार है। आपातकाल के दौरान आपके आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। मानव तस्करी का है और बाल श्रम पर रोक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं आपके आर्टिकल 29 और 30, जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, इसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रीट जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार भिक्षा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी हैं, भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। इसे आयरलैंड से लिया गया है। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, गैर न्यायाधीश क्षेत्र है। राज्य के कल्याणकारी स्वरूप के लिए आवश्यक, आर्टिकल जो 40 है। ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है, आर्टिकल 44। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। आर्टिकल 45 बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से, और आर्टिकल 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं, उनको भाग 4 ए में रखा गया, अनुच्छेद 51 ए में। 42वें जो संशोधन हुआ, संविधान संशोधन 1976 में, इसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको रूस के संविधान से लिया गया। शुरुआत में 10 थे, लेकिन 86वां जो संशोधन 2002 में हुआ, इसमें 11 बन गए। इसमें है कि माता-पिता द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर देना है और वास्तव में अभी वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संघ कार्यपालिका, यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं।
राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 है, इसमें भारत का ये प्रथम नागरिक होते हैं और कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। योग्यता न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य बनने की इनको योग्यता रखता हो। महाभियोग जो चलाया जाता है आर्टिकल 61 में, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत संविधान के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा ये चलाया जा सकता है। शक्तियां इनको दी गई हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में, क्षमा दान करने की शक्ति 72 में और तीनों सेनाओं का ये सर्वोच्च सेनापति होते हैं। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में, यह राज्यसभा का प्रधान सभापति होते हैं, एक ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं और इसके लिए न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 से 75, वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होता है। मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है और ये आपके 91वां जो संविधान संशोधन 2003 में होता है, इससे रखा गया। भारतीय संसद अनुच्छेद 79, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है? अ, संसद का आर्टिकल है 79, राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 81। राज्यसभा अनुच्छेद 80, इसे उच्च सदन या अस्थायी सदन कहा जाता है। ये कभी भंग नहीं होता है। अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसके सेवानिवृत्त होते हैं और इसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। लोकसभा का अनुच्छेद 81 से निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। इसकी अधिकतम संख्या 550 है, जो पहले 552 थी, लेकिन 104वें संशोधन से एंग्लो इंडियन का कोटा को समाप्त कर दिया गया है। इसकी जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, इसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग, ये 108 अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है, जिसकी जो संयुक्त बैठक है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता होता है लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक यानी मनी बिल, इसका आर्टिकल है 110, यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका जुडिशरी, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124, भारत की एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय है। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। अभिलेख न्यायालय होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 के तहत। इसके निर्णय अन्य अदालतों के लिए नजीर होते हैं। फिर हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 214, इसमें वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। सेवानिवृत्ति की जो आयु है और न्यायाधीशों की 62 वर्ष है और ये अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण संवैधानिक जो निकाय हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जैसे भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये अनुच्छेद 76 में मेंशन है। ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। यह संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार रखता है, लेकिन वोट नहीं देता। कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसके लिए आर्टिकल 148 है। इसमें ये जो होता है सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो वो पूरा उसको रखा जाता है। फिर निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324, ये चुनाव संपन्न कराने के लिए संस्था है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की जो आयु है वो जो एज है उसको 18 वर्ष कर दिया गया, पहले 21 वर्ष था। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, इसका अनुच्छेद 280, केंद्र और राज्यों के बीच टैक्सों के बंटवारे की सिफारिश करता है और इसका गठन हर वर्ष 5 वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपातकाल और संविधान संशोधन, आपातकाल इमरजेंसी, भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360, इसको जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में, दूसरा है राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 और तीसरा है वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। राष्ट्रीय आपातकाल में युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण रखा गया। भारत में अब तक 3 बार लगा है। फिर राष्ट्रपति शासन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र यदि विफल हो तब लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल, आर्थिक अस्थिरता होने पर भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया जाता है। इसको दक्षिण अफ्रीका से संविधान से लिया गया है। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है? 42वां जो संशोधन है उसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है।
भारतीय भूगोल के महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, वो देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत की स्थिति, विस्तार और सीमाएं से भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, ये आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में स्थित है भारत। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार इसका है 8 डिग्री उत्तर से लेकर के 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री से लेकर पूर्व से लेकर के और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, और क्षेत्रफल के आधार पर ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। दूरस्थ बिंदु, एक्सट्रीम पॉइंट, इसका उत्तरी बिंदु आपका इंद्रिय कौल है, लद्दाख में जो है। दक्षिणी बिंदु आपका मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में। सबसे दक्षिणी बिंदु है सुदूर, ये इंदिरा पॉइंट है आपके ग्रेट निकोबार द्वीप पर। पूर्वी बिंदु है किविथु जो अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिमी बिंदु है आपका गुहार मोती या सर क्रिक गुजरात में। मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम, भारत की मानक की रेखा है आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर के गुजरती है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। यह रेखा भारत के 5 राज्यों यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो 8 राज्य हैं आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के साथ बनती है 4096 किलोमीटर, और सबसे छोटी सीमा है आपके अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। भारत के भौगोलिक जो भौतिक प्रदेश है, फिजिकल फीचर्स हैं वो देखते हैं। भारत को मुख्य रूप से 4 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, द हिमालयन रीजन जिसको कहते हैं। यह विश्व का सबसे नई वलित पर्वतमाला यंग फोल्ड माउंटेन्स है। इसे उत्तर से दक्षिण 4 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद और महान हिमालय, तीसरा लघु और मध्य हिमालय, चौथा है शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां आती हैं। भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है केटू गाडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में है, और इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। बृहद और महान हिमालय, ग्रेट हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, और ये नेपाल में श्रेणी का हिस्सा है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा 8,586 मीटर, जो सिक्किम में स्थित है। लघु और मध्य हिमालय ये प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान जैसे शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी और दार्जिलिंग में स्थित है। शिवालिक श्रेणी यह हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे नई श्रेणी है। उत्तर भारत का विशाल मैदान सेकंड है आपका ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जो जलोढ़ निक्षेप हैं, लोविल डिपॉजिट से बना है। इसे मिट्टी की विशेषता के आधार पर बांटा गया है। फर्स्ट है भाबर, हिमालय के पैर के पास कंकड़ पत्थरों वाला क्षेत्र जहां नदियां गायब हो जाती है उसे भाबर कहते हैं। सेकेंड है तराई, भाबर के दक्षिण का जो दलदली और घने जंगलों वाला क्षेत्र जहां नदियां दोबारा सतह पर दिखाई देती हैं वो होता है तराई। बांगर, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है और वो कम उपजाऊ से बांगर कहलाती हैं। और खादर, जो नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जहां हर साल बाढ़ का नया पानी पहुंचता है और अत्यधिक उपजाऊ होती है, इसको खादर कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुला, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू, यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा भौतिक भाग है जो गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। अरावली पर्वतमाला, यह विश्व की सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वतमाला है, रेसिडुअल माउंटेन है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर, जो राजस्थान में स्थित।
पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, इसे सह्याद्री भी कहा जाता है और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी जो है अनाइमुडी यहीं पर स्थित है, 2695 मीटर जो केरला में है। पूर्वी घाट जो है ईस्टर्न घाट है, ये कटी-छड़ी पहाड़ियों की श्रृंखला है, इसकी सबसे ऊँची चोटी है जिंदागढ़ा या महेंद्रगिरी है। नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये पश्चिमी और पूर्वी घाट आपस में यहाँ पे मिलते हैं, मिलन पॉइंट है और ये इसकी जो सबसे ऊँची चोटी है डोडा बेटा, 2637 मीटर ऊँचाई है इसकी। फिर नेक्स्ट है तटीय मैदान, द्वीप समूह, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। तटीय मैदान में पश्चिमी तटीय मैदान हो गया जो कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट पे और पूर्वी तटीय मैदान आपका उत्तरी सागर और कोरोमंडल। अंडमान और निकोबार, बंगाल की खाड़ी में स्थित ये द्वीपों का समूह है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पे बरंदू यहीं पर स्थित है। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप, अरब सागर में स्थित यह कोरल आइलैंड प्रवाल द्वीपों का एक समूह है। भारत का अपवाह तथा इंडियन ड्रेनेज सिस्टम जो है भारत की नदियों के दो मुख्य भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है हिमालय नदियां और सेकेंड है प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय नदियाँ जो होती हैं बारहमासी होती हैं, सालों भर उनमें पानी होता है। इसमें सिंधु नदी तंत्र हो गया, गंगा नदी तंत्र हो गया और ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी तंत्र जो तिब्बत का मानसरोवर झील के पास से निकलती है, इसका प्रमुख सहायक नदी है झेलम। चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ और सिंधु जल समझौता जो 1960 में उसी के पानी के बंटवारे से संबंधित। गंगा नदी तंत्र देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा बनती है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर। यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा का कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। यह बांग्लादेश में यमुना के नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं। प्रायद्वीपीय नदियां पेनिनसुलर रिवर्स जो मौसमी नदियां होती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं उसमें नर्मदा और तापी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं बल्कि ये एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और इस पर प्रसिद्ध जो जलप्रपात है उसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। फिर पूर्व की बहने वाली जो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जैसे गोदावरी हो गई। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा कहा जाता है। कृष्णा कावेरी जो नदी है, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है क्योंकि इसमें सालों भर पानी रहता है और महानदी है। भारत की जलवायु और मिट्टी से संबंधित है यहाँ पे। भारत की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। वर्षा भारत में अधिकांश वर्षा 75 से 80% आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, साउथ वेस्ट मानसून से होती है, जो जून के शुरुआती सप्ताह में केरल के तट पर पहुंचता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनरामा है जो मेघालय में स्थित है। भारत में सर्दियों में उत्तर पश्चिम भाग में होने वाली जो वर्षा कहलाती है उसको मावट कहते हैं जो पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। मिट्टियां जो आईसीएआर के अनुसार 8 प्रकार की होती हैं। जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल में लगभग 40% पाए जाते हैं और खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी। फिर आती काली मिट्टी ब्लैक और रेगुर सॉइल या बेसाल्ट लावा के टूटने से बनती है। इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम है, मुख्य रूप से दक्कन के पठार गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। फिर लाल और पीली मिट्टी लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। बाजरे और मोटे अनाजों के लिए उपयोग। नेक्स्ट लेटराइट मिट्टी अत्यधिक वर्षा और लिंचिक वाले क्षेत्र में पाई जाती है। चाय, कॉफी और काजू की खेती के लिए प्रसिद्ध। खनिज और कृषि मिनरल्स एंड एग्रीकल्चर प्रमुख खनिज क्षेत्र है। छोटा नागपुर पठारी से भारत का रूट रूट ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ खनिजों से अत्यधिक समृद्ध है। लोहा जो है कुद्रेमुख कर्नाटक, बेलाडीला छत्तीसगढ़ और मयूरभंज उड़ीसा। तांबा खेतड़ी राजस्थान, सोना कोलार और हट्टी कर्नाटक में है। कोयला झरिया झारखंड, रानीगंज पश्चिम बंगाल में।
पेट्रोलियम डिगबोई असम भारत का पहला तेल कुआँ है, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में। कृषि ऋतुएँ रबी की फसल कौन-कौन सी जो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और मार्च-अप्रैल में काटी जाती हैं? उदाहरण में गेहूँ, जौ, चना और सरसों ये रबी की फसल है। खरीफ की फसल है जो जिसको जून-जुलाई में बोया जाता है, से सितंबर-अक्टूबर में काट दिया जाता है, जैसे चावल, मक्का, बाजरा और कपास हो गए। जायद की फसल होता है जिसको मार्च से जून में बोया जाता है, जैसे तरबूज, खरबूज और ककड़ी हो गए। विश्व भूगोल के यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं। ब्रह्मांड और सौरमंडल। बिग बैंग थ्योरी जो है जॉर्ज लेमैत्रे द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सबसे मान्य व्याख्या है। सूर्य सूर्य क्या है? सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित तारा है एक, और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 से 20 सेकंड का समय लगता है। केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है, जिसके कारण सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होता है। ग्रह प्लैनेट्स आकार के अनुसार घटता क्रम है। सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि और उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। बुध और मरकरी सूर्य के सबसे नजदीक और सबसे छोटा ग्रह है, और इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, और इसे पृथ्वी के जुड़वा बहन या भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। मंगल ग्रह इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस में से यहीं पे स्थित है। नेक्स्ट है बृहस्पति जुपिटर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका उपग्रह है गैनीमेड, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। उसके बाद आते हैं हम लोग शनि। इसके चारों ओर चमकदार छल्ले रिंग्स पाए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स या चट्टानी पिंड होते हैं जो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। पृथ्वी की गतियां और काल्पनिक जो रेखाएं हैं इसे देखते हैं यहाँ पे। घूर्णन और दैनिक गति पृथ्वी का जो रोटेशन होता है। पृथ्वी अपने कक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और इसके घूमने में 23 घंटा 56 मिनट का समय लगता है। दिन और रात इसी के कारण होते हैं। फिर परिक्रमण और वार्षिक गति रिवोल्यूशन है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है, जिसमें समय लगता है 365 दिन 6 घंटा। इसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड लाइन्स। भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड लाइन्स। प्रधान मध्याह्न रेखा जो 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, जिसको जीएमटी कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, जिसके पार करने पर एक दिन का अंतर आ जाता है। एक डिग्री देशांतर पार करने पर 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आंतरिक परतें जो होती हैं एडवर्ड एस वेस के अनुसार पृथ्वी तीन परतों से बनी हुई है। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर। क्रस्ट को इसको सियाल भी कहा जाता है। इस सबसे ऊपरी परत जो सिलिका और एल्युमिनियम से बनी हुई है। मेंटल जो है आपका ये मध्य परत होता है, जो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, और ज्वालामुखी का मैग्मा यहीं से आता है। तीसरा है निफे कोर, जो निफे होता है इसमें ये सबसे आंतरिक परत है जो निकेल और फेरस से बना होता है, और ये अत्यंत चुंबकीय है। चट्टानों के बारे में देखें तो आग्नेय चट्टानें इग्नियस जो रॉक्स होते हैं मैग्मा के जमने से बनते हैं। उदाहरण ग्रेनाइट और बेसाल्ट है, और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और सादी चट्टानें होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, परतों के रूप में जमा होने से बनती हैं। इसमें का उदाहरण है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोयला। इनमें जीवाश्म और खनिज तेल पाए जाते हैं। नेक्स्ट रूपांतरित और केंद्रित चट्टानें मेटामॉर्फिक। ताप और दाब के कारण अग्नि और औषधीय चट्टानों का रूप बदल जाता है, जैसे कि उदाहरण है चूना पत्थर से ग्रेनाइट, और चूना पत्थर से संगमरमर और ग्रेनाइट से निस्क का बनना। विश्व के महाद्वीप के बारे में देखें तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं क्षेत्रफल के अनुसार। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर। विश्व का सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट यहीं पे स्थित है। सबसे गहरा स्थान जो है
अ, मरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में इसी के क्षेत्र में। विश्व का सबसे ऊँचा पठार तिब्बत का पठार या पामीर का पठार यहीं पे है, तो उसे दुनिया की छत कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर और सबसे गहरी झील बैकाल झील एशिया में ही स्थित है। अफ्रीका की बात करें तो इसे अंत महाद्वीप डार्क कंटिनेंट भी कहा जाता है, एकमात्र महाद्वीप जिसमें से होकर के कर्क, मकर और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी और विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जिसको सहारा मरुस्थल यहीं कहा जाता है, यहीं पे स्थित है। अफ्रीका की जो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। सबसे ऊंची चोटी यहाँ के किलिमंजारो है जो तंजानिया में स्थित है। उत्तरी अमेरिका नॉर्थ अमेरिका इसे नई दुनिया भी कहा जाता है। विश्व का सबसे मीठे पानी की झील सुपीरियर झील यहीं पे है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। यहाँ की मुख्य पर्वत श्रृंखला रॉकी पर्वत है जिससे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पे ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से इसी का पास। दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका या पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला यहीं स्थित है। अफवाह क्षेत्र पानी की मात्रा के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। इसी महाद्वीप के घने जंगलों अमेजन वर्षावन पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, सोकर बहती है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात फॉल्स है जो वेनेजुएला में स्थित है। अंटार्कटिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो अंटार्कटिका इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। भारत के 3 अनुसंधान केंद्र यहाँ पे है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय। यूरोप इस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। यहाँ की प्रमुख जो पर्वत श्रृंखला आल्प्स है। काकेशस पर्वत यूरोप और एशिया के बीच सीमा बनाता है। ऑस्ट्रेलिया इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है या द्वीपीय महाद्वीपीय द्वीप कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ है, इसके पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ की मुख्य पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और यहाँ भी एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में देखें यहाँ पे तो ये घटनाएं और प्रकाश के सरल रेखीय गमन लिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट और खगोलीय पिंडों की गति के कारण होती है। सूर्य ग्रहण जो है सोलर इक्लिप्स या सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। ठीक है, तो इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह घटना हमेशा अमावस्या न्यू मून डे को होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की बाहरी भाग दिखाई देता है जिसे कोरोना या सूर्य किरीट कहते हैं। चंद्र ग्रहण लूनर इक्लिप्स ये स्थिति जब कब आती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिससे चंद्रमा छिप जाता है, इसी कारण चंद्र ग्रहण होता है। यह घटना हमेशा पूर्णिमा यानी फुल मून डे को होती है। अल नीनो और ला नीना के बारे में देखते हैं। यह प्रशांत महासागर में होने वाले समुद्री और वायुमंडलीय घटनाएं हैं जो वैश्विक मौसम विशेषकर भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। अल नीनो जो है एक गर्म जलधारा जो पेरू के तट दक्षिणी अमेरिका के पास प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। स्पेनिश में इसका अर्थ है छोटा बच्चा या ईसा मसीह का शिशु। प्रभाव इसका कारण है कि इसके कारण प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ जाता है, हवाओं का रुख बदल जाता है, जिससे भारतीय मानसून कमजोर हो जाता है और भारत में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। लानिना या अल नीनो के विपरीत घटना यह ठंडी जलधारा है जो पेरू के तट के पानी को सामान्य से अधिक ठंडा कर देती है। स्पेनिश में इसका अर्थ होता है छोटी बच्चे। इसका प्रभाव है कि के कारण हवाएं तेज होती है, भारतीय मानसून अत्यधिक मजबूत हो जाता है और भारत में भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति बन जाती है। ज्वार-भाटा टाइड्स एंड एब्स के बारे में देखते हैं यहाँ पे तो समुद्र के जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ना ज्वार कहलाता है और नीचे गिरकर पीछे हटना भाटा कहलाता है। कारण यह होता है कि सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ग्रेविटेशनल फोर्स और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के संयुक्त प्रभाव से होता है। चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट है इसलिए इसका प्रभाव सूर्य से दोगुना होता है। दीर्घ और उच्च ज्वार स्प्रिंग टाइड या जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीधी रेखा में आ जाते हैं जिगी की स्थिति में तय होते ऐसी स्थिति में उच्च ज्वार आता है। ऐसा अमावस्या और पूर्णिमा को होता है। इस समय ज्वार की ऊंचाई सामान्य से 20% अधिक होती है। लघु ज्वार या नीप टाइड या सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर समकोण 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ऐसा प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के सप्तमी और अष्टमी को होता है। इस समय सूर्य और चंद्रमा के बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं जिन निम्न ज्वार आता है। चक्रवात और प्रतिचक्रवात साइक्लोन और एंटी साइक्लोन
वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अंतर के कारण हवाओं का तीव्र चक्राकार घूमना। चक्रवात क्या होता है? साइक्लोन, इसमें केंद्र में निम्न वायु दाब लो प्रेशर होता है और बाहर की ओर उच्च वायु दाब हाई प्रेशर होता है। हवाएं जो होती हैं बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। दिशा, हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत काउंटर क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल क्लॉकवाइज होती है। इसके आने पर भारी वर्षा और तेज हवाएं उत्पन्न होती हैं। केंद्र को चक्रवात की आंख, आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं, जहां मौसम शांत रहता है। विभिन्न नाम है: टोर्नेडो अमेरिका में कहते हैं, हरिकेन कैरिबियन सागर में, टाइफून चीन सागर में, विलेविले ऑस्ट्रेलिया में। प्रति चक्रवात जो एंटी साइक्लोन होता है, केंद्र में उच्च वायुदाब हाई प्रेशर और बाहर जो होता है निम्न वायुदाब होते हैं। हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। इसकी दिशा क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में एक क्लॉकवाइज होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसके आने पर मौसम साफ और सुहाना हो जाता है, बरसात नहीं होती। ध्रुवीय ज्योति और ऑरोरा के बारे में बात करें तो रात के समय ध्रुवीय आकाश में दिखाई देने वाली रंग-बिरंगी चमकदार रोशनी हरी, लाल और नीली की घटना को होती है। जब सूर्य से निकलने वाली आवेशित कण सोलर विंड्स पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल के गैसों आयनमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से टकराते हैं तो यह चमक पैदा होती है। ऑरोरा बोरियोलिस क्या होता है कि यह घटना उत्तरी ध्रुव में आकाश में दिखाई देती है, जैसे अलास्का, कनाडा और नॉर्वे में। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस ये घटना दक्षिणी ध्रुव में आकाश में दिखाई देती है, जैसे अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड में। वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन फेनोमेना। वायुमंडल के अलग-अलग परतों के तापमान और घनत्व में अंतर के कारण प्रकाश की किरणें मुड़ जाती हैं और कुछ अनूठी घटनाएं होती हैं, जैसे मरीचिका, मृगतृष्णा, मिराज। यह गर्मियों में रेगिस्तान और डाबर की पक्की सड़कों पर दिखाई देने वाला दृष्टिभ्रम है, जो दूर पानी होने का आभास होता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और अपवर्तन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना, तारे पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। जब उनका प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न गतिशील परतों से होकर गुजरता है तो उनका लगातार अपवर्तन होता है, जिससे तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पर पब्लिक यानी सार्वजनिक और निजी यानी प्राइवेट दोनों मिल करके काम करते हैं। इसे 3 प्रमुख क्षेत्रों में बाँटा गया है। पहला है प्राथमिक, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में इसमें क्या होता है कि जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी गतिविधियाँ आती हैं, जैसे कि कृषि, पशुपालन, वानिकी, फॉरेस्ट्री, मत्स्य पालन और खनन इसमें शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में आपके सेकेंडरी सेक्टर में इसे औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर नई वस्तु बनाता है, जैसे कि विनिर्माण हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, बिजली, गैस, जल आपूर्ति, ये सारे आपके द्वितीयक क्षेत्र हैं। फिर तृतीयक क्षेत्र टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है, सर्विस सेक्टर। यह कोई वस्तु नहीं बनाता बल्कि सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि बैंकिंग सेवा, बीमा, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में इसका योगदान सबसे अधिक 50% से ज्यादा है। राष्ट्रीय आय की बात करें यहाँ पे नेशनल इनकम, तो जीडीपी क्या है? तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य होता है वो आपका जीडीपी कहलाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। एनएनपी क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। या जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से डिप्रेसिएशन यानी मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो उससे कहा जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी कहते हैं। साधन लागत पर एनएनपी जो है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। राष्ट्रीय आय को किसी देश की जनसंख्या में भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय निकल आता है। राष्ट्रीय आय को किसी देश की कुल जनसंख्या में भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। भारत में सबसे पहले 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने
राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था और प्रति व्यक्ति जो उस समय आय थी वो बताया था ₹20 प्रति व्यक्ति। इनकी पुस्तक काफ़ी फेमस पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया उन्होंने इसमें मेंशन किया था। भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो आपके एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। आर्थिक नियोजन और नीति आयोग के बारे में देखते हैं यहाँ पे। योजना आयोग जो था प्लानिंग कमीशन इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसने भारत के विकास के लिए 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। प्रथम योजना बनी थी 1951 से 56 के बीच में के लिए था और ये जो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। इसका मुख्य ध्यान कृषि पर था। द्वितीय जो योजना बनी थी 1956 से 61 के लिए ये जो मॉडल पे आधारित था, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य ध्यान जो था भारी उद्योगों पे था। इस दौरान भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। फिर पांचवी जो योजना 1974 से 1978 इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। यह योजना सिर्फ 4 साल ही चली थी। इसके जगह पर योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया और इसका गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग पर के स्थान पर इसका गठन किया गया। नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह सरकार के थिंक टैंक ठीक है के रूप में काम करती है। बॉटम अप दृष्टिकोण पर यह आधारित है और इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। बैंकिंग और मौद्रिक जो नीतियां हैं बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी तो इसमें जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई ये भारत का केंद्रीय बैंक है और इसको केंद्रीय बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण यदि पूछा जाए तो राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका कार्य है नोट को जारी रखना, साख यानी क्रेडिट नियंत्रण करना और मौद्रिक नीति तैयार करना। मौद्रिक नीति के उपकरण क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में अर्थव्यवस्था में तरलता, मनी सप्लाई एंड मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई इनका प्रयोग करता है। फर्स्ट है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है कि वह दर जिस पर जो वाणिज्यिक बैंक है आरबीआई से अल्पकाल के लिए ऋण लेता है उसको रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर वाणिज्यिक जो बैंक है अपना अतिरिक्त धन आरबीआई के पास जमा करते हैं। ठीक है। नगद आरक्षित जो अनुपात है सीआरआर ठीक है। इसमें क्या है कि जो वाणिज्यिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा नगद के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है। और वैधानिक तरलता अनुपात में क्या है तो बैंकों को अपने पास नगद, सोने और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में एक निश्चित हिस्सा सुरक्षित रखना होता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में पहली बार 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और दूसरी बार ये जो राष्ट्रीयकरण 1980 में 6 बैंकों का किया गया। राजकोषीय नीति और कराधान फिस्कल पॉलिसी एंड टैक्सेशन। तो राजकोषीय जो नीति है यह सरकार की आय और व्यय से संबंधित नीति हो जिसमें वित्त मंत्रालय तैयार करता है। बजट को अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है संविधान के अनुसार, बल्कि इसे वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। यह सरकार के आगामी वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का ब्यौरा होता है। कर प्रणाली जो है प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है भुगतान भी वही करता है, इसे टाला नहीं जा सकता। जैसे कि आयकर हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर और संपत्ति कर। अप्रत्यक्ष कर है जो इनडायरेक्ट टैक्स है, लगाया जाता है किसी और पर और उसका बोझ उपभोक्ता पर पड़ता है। जैसे कि जीएसटी हो गया, सीमा शुल्क हो गया, कस्टम ड्यूटी। जीएसटी देखते हैं तो जीएसटी क्या है कि वस्तु एवं सेवा कर है। यह एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जो 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू किया गया था। 101वें संविधान संशोधन से इसको लाया गया था। यह एक देश एक कर के सिद्धांत पर काम करता है। इसके 4 मुख्य दर है 5%, 12%, 18% और 28%। भारतीय वित्तीय बाजार के बारे में बात करें फाइनेंशियल मार्केट के तो मुद्रा बाजार जो है मनी मार्केट यह अल्पकालिक कोषों यानी 1 वर्ष से कम का बाजार होता है। इसे मुख्य रूप से आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फिर पूंजी बाजार है कैपिटल मार्केट, ये दीर्घकालिक कोषों का बाजार होता है। इसे सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। सेबी क्या है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होता है जिसका स्थापना 1988 में हुआ था, लेकिन इसका जो वैधानिक दर्जा हुआ था मिला था
ये आपको 1992 में मिला था, इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह शेयर बाज़ार स्टॉक मार्केट का नियामक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी स्थापना 1875 में किया गया था। इसका जो सूचकांक इंडेक्स को सेंसेक्स कहा जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी इसकी स्थापना 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पे की गई थी। इसके सूचकांक को निफ्टी कहते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं। पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी क्या है कि पारिस्थितिकी जो है इकोलॉजी इकोलॉजी जीवों और उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इकोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग अर्नेस्ट हेकल ने 1886 में 66 में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी ट्रांसले के द्वारा 1935 में किया। इसके दो मुख्य घटक हैं। पहला है जैविक घटक बायोटिक, इसमें क्या उत्पादक हरे पौधे हो, उपभोक्ता शाकाहारी और मांसाहारी जीव, अपघटक कवक और बैक्टीरिया हुआ। अजैविक घटक में ये बायोटिक होते हैं जैसे प्रकाश, तापमान, जल, मिट्टी और हवा होता है। पारिस्थितिकी पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड चार्ल्स एल्टन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। 3 प्रकार के होते हैं। ये संख्या, बायोमास, जैवहार और ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है, ऑलवेज अपराइट होता है क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक तरफा होता है। 10% का नियम है लिनमैन 10% लॉ। इसमें क्या है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, जबकि शेष 90% ऊर्जा आपका वाष्प हो जाता है। जैव विविधता के बारे में देखते हैं तो बायोडायवर्सिटी किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों, वनस्पतियों और पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता है। बायोडायवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वॉल्टर जी रोसेन के द्वारा किया गया था। जैव विविधता हॉटस्पॉट यह ऐसा क्षेत्र है जहां जैव विविधता बहुत समृद्ध होती है, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण वहां संकट मंडरा जाता है। नॉर्मन मायर्स ने अवधारणा दी है कि दी है था ये वाला हॉटस्पॉट के बारे में। भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जैसे पहला है पूर्वी हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा भारत म्यांमार क्षेत्र और चौथा है निकोबार द्वीप समूह में सुंडालैंड। आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका स्थापना 1948 में किया गया और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। यह संकटग्रस्त जीवों की सूची तैयार करता है जिसको रेड डाटा बुक कहा जाता है। संरक्षण के प्रकार इन सिटू कंजर्वेशन इसमें क्या होता है कि जो जीव होते हैं उनके प्राकृतिक आवास में उनको संरक्षित किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभयारण्य हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए। एक्सिटू में इसमें क्या होता है जीव को उनको प्राकृतिक आवास से दूर ले जाकर के कृत्रिम रूप से संरक्षित किया जाता है, चिड़ियाघर में, बॉटेनिकल गार्डन, जीन बैंक और बीज बैंक। पर्यावरण प्रदूषण और वैश्विक समस्याएं में देखते हैं यहाँ पर जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। वायुमंडल में कुछ गैसों की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है, इसको घटना को ग्रीन हाउस कहा जाता है। इसके लिए जो जिम्मेदार गैसेस हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जल वाष्प है और नाइट्रस ऑक्साइड है। ओजोन परत के क्षरण के लिए ओजोन परत क्षरण के लिए जो ओजोन परत है वायुमंडल के सप्तापमंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जो सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रे को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले मुख्य गैसेस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। अम्ल वर्षा एसिड ट्रेन है कि हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड हवा जो वर्षा के जल के साथ मिलते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। इसके कारण ऐतिहासिक इमारतें जैसे ताजमहल का रंग पीला पड़ गया है, जिससे मार्बल कैंसर भी कहा जाता है। यूट्रोफिकेशन क्या है कि जल निकायों में पोषक तत्व विशेषकर फॉस्फेट और नाइट्रेट की अधिकता के कारण शैवाल का अत्यधिक बढ़ना, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिससे कारण जलीय जीव मरने लगते हैं। बायोमैग्निफिकेशन खाद्य श्रृंखला में गैर बायोडिग्रेडेबल पोषक जैसे कि डीडीटी और पारा की सांद्रता कंसंट्रेशन प्रत्येक उच्च स्तर पे लगातार बढ़ता जाता है, तो इसके कारण क्या उसको इस घटना को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलन जैसे कि चिपको आंदोलन ये 1973 में हुआ था। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में वन की कटाई रोकने के लिए स्थानीय महिलाओं के द्वारा पेड़ों से चिपक कर यह आंदोलन चलाया गया था और इसके मुख्य जो लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। अपिको आंदोलन 1983 में हुआ। चिपको आंदोलन से प्रेरित कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में चलाया गया था एक पर्यावरण संरक्षण आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में हुए। नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के कारण विस्थापित होने वाले लोगों और पर्यावरण की रक्षा के लिए मेघा पाटकर और बाबा आमटे के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया गया था।
बिश्नोई आंदोलन राजस्थान में पेड़ों की रक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में लिया गया, ठीक है? और इससे प्रेरित होकर के कई वन आंदोलन शुरू किए गए। जीव विज्ञान बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे देखते हैं। मानव शरीर के प्रमुख तंत्र ह्यूमन बॉडी सिस्टम, फर्स्ट है पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम। भोजन का पाचन मुख्य रूप से मुख से शुरू होता है, जहाँ लार सलाइवा में मौजूद टाइलिन जो एंजाइम होता है स्टार्च को पचाता है। अमाशय स्टमक, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और पेप्सिन एंजाइम निकलते हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है। यकृत लिवर में, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड है। यह पीत रस बाइल जूस बनाता है जो वसा के पाचन में मदद करता है। सेकेंड है परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी खोज विलियम हॉर्वे ने की थी। रक्त ब्लड, यह एक तरल संयोजी ऊतक है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसका पीएच मान 7.4 है जो हल्का क्षारीय होता है। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं, इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, यह शरीर को रोगों से बचाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता होते हैं। प्लेटलेट्स, ये रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग जमाने में मदद करता है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स, इसका खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था। रक्त समूह ओ सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, सर्वदाता होता है। रक्त समूह ए बी सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है। हार्ट हृदय, मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। सामान्य रक्तचाप 120/180 mmHg होता है। कंकाल सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम, वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं जबकि नवजात शिशुओं में 300 के लगभग होता है। फीमर जांघ की हड्डी होती है जो शरीर की सबसे बड़ी और भारी हड्डी होती है। स्टेपिस स्टेपिस जो है मध्य कान की हड्डी होती है जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। लिगामेंट, यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। टेंडन, ये मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। मानव रोग देखते हैं यहाँ पे। मानव रोग मुख्य रूप से जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ के कारण होता है। जीवाणु जनित जो रोग होते हैं बैक्टीरियल जो डिजीज होते हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस, ये टीबी या क्षय रोग होता है। हैजा, टाइफाइड, टेटनस, प्लेग, डिप्थीरिया, काली खांसी, ये आपके बैक्टीरिया से होते हैं। विषाणु जनित जो रोग होते हैं वायरल डिजीज जैसे एड्स हो गया, HIV वायरस द्वारा होता है। चेचक, स्मॉल पॉक्स, डेंगू, पोलियो, रेबीज, हार्टोफोबिया, इन्फ्लुएंजा और खसरा। प्रोटोजोआ से जो रोग होता है जैसे मलेरिया, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है जिसका वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर, पायरिया, कालाजार और सोने की बीमारी। कवक फंगल जनित रोग होते हैं जैसे दांत, खाज, खुजली, एथलीट फुट और गंजापन होता है। अनुवांशिक रोग जेनेटिक डिजीज, इसमें वर्ण अंधता कलर ब्लाइंडनेस जिसमें लाल और हरे रंग में अंतर न कर पाना और हीमोफीलिया रक्त का थक्का न जमना, इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। बॉटनी से देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। पत्तियों का हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल के पर्णहरित के कारण होता है जिसके केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। प्लांट टिश्यू पादप ऊतक, इसमें जाइलम जाइलम ये जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिजों को पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है। ट्रिक है जैसे जाइलम जैसे जल। फ्लोएम, ये पत्तियों द्वारा बनाए गए फूड को पौधों के शेष भाग तक पहुंचाता है। फ से फ्लोएम, फ से फूड। पादप हार्मोन में प्लांट हार्मोन्स देखते हैं। ऑक्जिन, ऑक्जिन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। जिब्रेलिन जो होता है बौने पौधों को लंबा करने और तने के विकास में मदद करता है। एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है और फलों को प्राकृतिक रूप से पकने में मदद करता है। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे देखते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं और परमाणु संरचना। पदार्थ की अवस्थाएं मुख्य रूप से 3 हैं। ठोस,
द्रव और गैस। इसके अलावा जो चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा होती है जो उच्च तापमान पर आयनित गैस होते हैं और पांचवी अवस्था होती है आपको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बीईसी। परमाणु के मूलभूत कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है जिसका खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है जिसका खोज गोल्डस्टीन ने किया था, नाम रदरफोर्ड ने दिया था। न्यूट्रॉन उदासीन आवेश रहित कण होता है जिसका खोज चैम्स चैडविक ने किया था। परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। समस्थानिक आइसोटोप्स एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान जो संख्या होता है उनका द्रव्यमान संख्या वो अलग मास नंबर अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। समभारिक आइसोबार्स भिन्न तत्वों के परमाणु जिनका द्रव्यमान समान होता है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे आर्गन का आप देख रहे हो यहाँ पे 40 होता है 18 और यहाँ पे कैल्शियम 40 और 20। आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869 में खोजा गया था। यह तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास के आवर्ती फलन पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मोजल के द्वारा तैयार की गई यह तत्वों के परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर पर आधारित है। इसमें कुल 18 वर्ग 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स हैं। हल्की धातु लिथियम सबसे हल्की धातु है। भारी धातु में ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है। द्रव धातु पारा Hg मरकरी के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु है। द्रव अधातु ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र अधातु है। अक्रिय गैस नोबल गैसेस वर्ग 18 के अंतर्गत आते हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, राडान। ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। जेनॉन जो होता है इसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। कार्बन और उसके यौगिक यहाँ पे देखते हैं। अपरूपता एलोट्रोपी जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है जिसमें जिनके रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हीरा डायमंड कार्बन का शुद्धतम और प्रकृति का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। यह विद्युत का कुचालक होता है। इसकी चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। ग्रेफाइट यह अधातु होने के बावजूद विद्युत का सुचालक गुड कंडक्टर होता है। इसका उपयोग पेंसिल की लीड और परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। हाइड्रोकार्बन जैसे कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक होता है। एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होते हैं। एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें तीखी गंध वाला इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। लीक करे तो उसका पता चल जाए कि सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसके मुख्य रूप से मीथेन गैस होता है लगभग 80 to 90%। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं क्योंकि यह दलदली क्षेत्रों और धान की खेतों से निकलता है। धातुकर मिश्र धातुएं अयस्क ओर्स जिन खनिजों से धातुओं को आसानी रूप से और कम खर्च में निकाला जाता है वो ओर्स कहलाते हैं। जैसे लोहे के अयस्क होते हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। पारे का अयस्क होता है सिनेबार और यूरेनियम का अयस्क होता है पिचब्लेंट। मिश्र धातुएं एलॉय जो होते हैं पीतल पीतल किस चीज का बना होता है तांबा प्लस जस्ता का मिलाकर के पीतल बनता है। ठीक है। फिर कांसा कांसा तांबा और टीन का से मिलकर के बनता है। स्टेनलेस स्टील ये लोहा क्रोमियम निकेल और कार्बन से मिलकर के बनता है। इससे जंगरोधी बनता है। जो टांका है सोल्डर ये ठीक है ये सीसा और टीन से बन करता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जोड़ने में यूज किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाएं में देखें यहाँ पे तो लोहे पर जंग लगना रस्टिंग ऑफ आयरन यह एक रासायनिक परिवर्तन और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है जिसमें जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसे जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। कांच ग्लास एक अतिस्थितित सुपर कूल्ड लिक्विड है जो मुख्य रूप से सिलिका रेत का मिश्रण होता है। साबुन और अपमार्जक साबुन उच्च वसा अम्लों के
सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग भी देते हैं, क्योंकि वे कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अघुलनशील लवण नहीं बनाते हैं। अम्ल एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। क्षारक बेसेस स्वाद में कड़वे और छूने में साबुन जैसे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच का जो पैमाना है, इसका खोज सोरेनसन ने की थी। 0 से 14 तक होता है। 7 मान उदासीन होता है, जैसे शुद्ध जल को। प्राकृतिक जो अम्ल है, जैसे सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है, इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने में ये उपयोग होता है। चींटी का जो डंक होता है, उसमें फॉर्मिक और मेथेनोइक अम्ल होता है और दही में लैक्टिक अम्ल होता है। फिजिक्स भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं। गति और न्यूटन के नियम, ठीक है। अदिश और सदिश राशियाँ, अदिश राशि स्केलर जिसपे केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल है द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय और ऊर्जा। सदिश राशि होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, जैसे वेग, बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग। न्यूटन के गति के हैं प्रथम गति, जिसको जड़त्व का नियम कहा जाता है। ये है कि जब कोई वस्तु विराम में है, तो विराम में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। जैसे कि चलते उदाहरण में चलती बस के अचानक रुकने पर यात्रियों को आगे झुक जाते हैं। कंबल को डंडे से पीटने पर धूलकण निकल जाते हैं। द्वितीय नियम है इसका कि बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण एफ इक्वल टू एम में संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तीसरा नियम है क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होते हैं, एक्शन रिएक्शन। इसमें क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होते हैं। उदाहरण के रूप में रॉकेट का उड़ना, बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूटने पर पीछे गिरना। विकेंद्रीय और अपतटीय बल के बारे में देखते हैं। अभिकेंद्रीय बल जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, यह वृत्ताकार मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति करना। अब केंद्रीय बल है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्र से बाहर की ओर आभासी बल होता है। जैसे कपड़ा सुखाने के लिए वॉशिंग मशीन ड्रायर का प्रयोग किया जाता है और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। पृष्ठ तनाव से अंतः और प्लवन सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एंड फ्लोटेशन से। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन यह द्रवों का वह गुण है जिसमें वे अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण वर्षा की बूंदों का गोल होना, गर्भ सूप का अत्यधिक स्वादिष्ट लगना, क्योंकि गर्म होने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और जीभ पर ज़्यादा फैलता है। पानी पर मच्छर के लार्वे तैरना, पानी में केरोसिन तेल डालने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और लार्वे डूबकर मर जाते हैं। कैसेत्व या कैपिलैरिटी, पतली नली केशिका में द्रव का ऊपर चढ़ने या नीचे उतरना। उदाहरण डाल्टन की बत्ती से तेल का ऊपर चढ़ना, सोखता कागज ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखना, पौधों की जड़ों से तनों से तक पानी पहुंचना। आर्किमिडीज का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, जब कोई वस्तु द्रव में पूरी तरह आंशिक रूप से डूब जाती है, तो उसके भार में कमी आती है और जो वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। इसी सिद्धांत पर पानी के बड़े बड़े जहाज तैरते रहते हैं। चालक और कुचालक, चालक कंडक्टर वे जिनमें विद्युत धारा आसानी से बहती है, जैसे कि चांदी, तांबा, लोहा हो गया। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। कुचालक वो होते हैं जिसमें से विद्युत धारा नहीं बहती, जैसे सूखी लकड़ी हो गया, रबड़ और प्लास्टिक। ओम का नियम है कि स्थिर ताप पर विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। V इक्वल टू आई आर, आर यहाँ पे प्रतिरोध है जिसका मात्रक ओम होता है। विद्युत उपकरण, विद्युत फ्यूज यहाँ सीसा और टीन की मिश्रित धातु से बनता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है और प्रतिरोध उच्च होता है, ताकि शॉर्ट सर्किट होने पर तुरंत पिघल जाता है। इससे हमेशा श्रेणी क्रम सीरीज में जोड़ा जाता है। विद्युत का फिलामेंट, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन जैसे अक्रिय गैसें भरी जाती हैं। हीटर का तार नाइक्रोम का, निकेल और क्रोमियम का बना होता है। ट्रांसफार्मर यह केवल प्रत्यावर्ती धातु एसी के लिए कार्य करता है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए। यह उच्च वोल्टेज को निम्न में और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है। यह आपसी प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर एक
काम करता है। प्रकाश ऑप्टिक्स के बारे में देखते हैं यहाँ पे प्रकाश की चाल। प्रकाश जो है एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में इसकी चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है और इसकी खोज रोमर ने किया था। प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन दर्पणों द्वारा प्रकाश का मुड़ना होता है। अवतल दर्पण इसमें क्या है कि दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में इसका प्रयोग किया जाता है गाड़ी की हेडलाइट में डॉक्टर द्वारा आँख नाक की जाँच करने के लिए। उत्तल दर्पण जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स तो वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए साइड मिरर में क्योंकि सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। उदाहरण तारों का टिमटिमाना, पानी में डूबी हुई छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, पानी के बर्तन की तली से रखा सिक्का का ऊपर उठना, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसके कारण हीरे का अत्यधिक चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका मिराज का बनना, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु का कार्य सिद्धांत पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग इसमें फुल कणों द्वारा प्रकाश का फैलना। उदाहरण आकाश का रंग नीला दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का सबसे कम होता है। मानव नेत्र और दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष मायोपिया ये इसमें पास का दिखता है दूर का नहीं। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस कॉन्केव लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया इसमें दूर का दिखता पास का नहीं। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है।